नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के तेलंगाना कार्यक्रम में गुरुवार को जुटी भीड़ ने सत्तारूढ़ बीआरएस के सामने कई चुनौतियां पेश कर दी हैं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर केसीआर की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो सर्वेक्षण कराएगी। जाति जनगणना से पता चलेगा कि केसीआर के परिवार ने तेलंगाना को कितना लूटा है। तेलंगाना के भूपालपल्ली में रोड शो के दौरान राहुल ने आरोप लगाया कि बीआरएस और ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआईएम भाजपा के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और कांग्रेस पर संयुक्त हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमने पहले ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में जाति जनगणना सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और सत्ता में आते ही तेलंगाना में भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी और मुख्यमंत्री केसीआर भाषण देते हैं तो तेलंगाना के लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि वो जाति जनगणना सर्वेक्षण कब कराने का इरादा रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी दलों को चुप कराने के लिए उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, लेकिन केसीआर के खिलाफ कोई मामला नहीं है। मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामले न होना सवाल खड़े करता है। अशोक गहलोत ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि दिल की पीड़ा बता रहा हूं। वैसे तो ये बात गहलोत ने कुछ और संदर्भ में कही, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने अपनी पीड़ा बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई है जब राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची आने वाली थी, लेकिन आ नहीं पाई। एक दिन पहले ही पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक हुई और फिर रिपोर्टें आईं कि कुछ नामों पर मतभेद है। रिपोर्ट आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन लोगों को टिकट दिलाना चाह रहे थे उनमें से कुछ नामों पर आपत्ति हुई। गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत से जब पूछा गया कि टिकट में देरी की वजह क्या है तो उन्होंने उन खबरों का खंडन किया जिनमें सचिन पायलट के साथ उनके मतभेद के लिए टिकट वितरण में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजस्थान इकाई के भीतर कोई मतभेद नहीं है। गहलोत ने दावा किया कि उन्होंने एक भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया है और सचिन पायलट के समर्थकों के पक्ष में वो फैसले ले रहे हैं। पायलट के साथ चल रहे सत्ता संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम सभी एकजुट हैं, मैंने किसी भी एक उम्मीदवार का विरोध नहीं किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़े सवाल का भी गहलोत ने जवाब दिया। सचिन पायलट का जिक्र आते ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने कहा, एक बार एक महिला ने मुझसे कहा था कि भगवान की इच्छा है कि आप चौथी बार सीएम बने, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद है जो मुझे नहीं छोड़ रहा है। वैसे गहलोत के इस बयान में दो बातें अहम हैं, एक तो चौथी बार सीएम बनने वाली बात और दूसरी ये है कि सीएम पद उनको नहीं छोड़ रहा है। शायद गहलोत की इस टिप्पणी को पायलट ज़्यादा अच्छी तरह समझ रहे होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने गुरुवार को सीएम इब्राहिम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सीएम इब्राहिम जेडीएस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष थे। वो देवेगौड़ा सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन का विरोध किया था। देवेगौड़ा ने अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को पार्टी की राज्य इकाई का अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस के 4 अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें गुरुवार 19 अक्टूबर को 14 दिनों की साधारण कैद की सजा सुनाई है। दोषी पुलिसकर्मियों को फौरन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा क्योंकि अदालत ने फिलहाल अपने फैसले को 3 महीने के लिए रोक दिया है ताकि आरोपियों को इस फैसले के खिलाफ अपील का मौका मिल सके। लाइव लॉ के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में खेड़ा जिले में मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया था, लेकिन इस संबंध में जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। अदालत इस बात से खुश नहीं है कि ये दिन आ गए हैं कि जब वो ऐसे आदेश पारित कर रही है जिसमें अधिकारियों को साधारण कारावास से गुजरने के लिए कहा जा रहा है। खेड़ा सार्वजनिक पिटाई मामले में जहीर मियां मलिक, मकसूदा बानो मलिक, शहादम मियां मलिक, शकील मियां मलिक और शाहिद राजा मलिक ने 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर कोड़े मारने और अवैध तरीके से कैद में रखने और हमला करने का आरोप लगाया गया था। इजरायल हमास संघर्ष पर शरद पवार के बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को गजा में हमास के लिए लड़ने के लिए भेजेंगे। बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हमास युद्ध को लेकर कहा था कि फलस्तीन की पूरी जमीन है और इजरायल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। घर, जगह, जमीन सब फलस्तीन की थी, लेकिन अब इजरायल ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो मूल रूप से इजरायल के रहने वाले हैं। शरद पवार ने पीएम मोदी द्वारा इजरायल का समर्थन करने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि पीएम मोदी असल मुद्दे को नज़रअंदाज कर रहे हैं।
हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सुप्रिया सुले की भी प्रतिक्रिया आई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ। हेमंता बिस्वा शर्मा का भी वही डीएनए है जो मेरा है। वो ओरिजिनल कांग्रेसी हैं। वो और मैं कांग्रेस का ही डीएनए शेयर करते हैं। आपको पता होगा कि बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है, लेकिन मुझे शर्मा जी से उम्मीद थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद ऐसा कैसे हो जाता है। मुझे तो उन पर हमेशा गर्व था। मुझे लगता था कि अपना एक आदमी बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए हमेशा ही बड़ी बात थी। पवार के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शरद पवार से मेरी अपील है कि वो वोट बैंक की राजनीति के बारे में ना सोचें, बल्कि आतंकवाद की कड़ाई से निंदा करें। फडणवीस ने कहा, जब पूरी दुनिया इजरायल में निर्दोष लोगों की मौत की निंदा कर रही है और भारत ने भी ऐसा ही किया है, तो श्री शरद पवार जी को आतंकवाद के खिलाफ इसी भाषा में बोलना चाहिए था। न्यूज क्लिक को कथित फंडिंग मामले में गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए कानून के तहत अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ इस केस की सुनवाई कर रही है। बेंच ने इसकी अगली तारीख 30 अक्टूबर तय की है। मंगलवार को गजा के अस्पताल पर बम गिराने की घटना के बाद दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच इजरायल ने अब एक सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिससे दुनिया का ध्यान अस्पताल पर हमले की घटना से उस पर जा सकता है। ये आरोप जियोपॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हमास के बंदूकधारियों ने शायद 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान उत्तर कोरियाई हथियारों से गोलीबारी की थी। एक आतंकवादी का वीडियो और इजरायल द्वारा जब्त किए गए हथियार दिखाते हैं। हालांकि प्योंगयांग यानी कि उत्तर कोरिया की राजधानी इसे इनकार करता रहा है। वीडियो का विश्लेषण उत्तर कोरियाई हथियारों के 2 एक्सपर्ट ने किया था। युद्ध के मैदान पर पकड़े गए हथियारों और दक्षिण कोरियाई सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर वीडियो संकेत करता है कि हमास ने F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। ये एक कंधे से दागा जाने वाला हथियार है, जिसे लड़ाकू सैनिक आमतौर पर बख्तरबंद वाहनों पर हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू से कहा, हमास को सजा देने के आपके अधिकार का हम समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए खुद की रक्षा करने के इजरायल के अधिकार और हमास की पीछा करने के इसके अधिकार का ब्रिटेन समर्थन करेगा। सुनक ने कहा, वो जानते हैं कि हमास से उलट इजरायल नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी लोग भी हमास से पीड़ित हैं और ब्रिटेन इस इलाके में मदद को और बढ़ाएगा और कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के विदेश मामलों के मंत्री ने बताया है कि 7 अक्टूबर को अगवा किए गए बंधकों में 2 लोग मारे गए हैं। 89 साल के कार्मेला डैन और उनकी 12 साल की पोती नोया डैन को नीर ओज किबुत्ज से अगवा किया गया था। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने ये नहीं बताया है कि उनका शव कहाँ मिला। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में इजरायल ने कहा, ये बताते हुए दुख हो रहा है कि नोया और उनकी दादी कार्मेला के शव कल पाए गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि सेना ने गजा ले जाए गए 203 बंधकों के परिवारों को सूचित किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इजरायल हमास संघर्ष में अमेरिका के रुख पर असहमति जाहिर करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। जॉश पॉल मंत्रालय की उस एजेंसी में कार्यरत थे जो अमेरिका के सहयोगियों को हथियारों के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होता है। उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, मैं कुछ बड़ी नीतियों के समर्थन में काम नहीं कर सकता, जिनमें से एक संघर्ष में एक तरफ को हथियार की बड़ी आपूर्ति शामिल है। मेरा मानना है कि यह फैसला अदूरदर्शी, अन्यायपूर्ण और विनाशकारी है और हम सार्वजनिक तौर पर जिन मूल्यों की बात करते हैं उसके विपरीत है। पॉल ने कहा कि इजरायल पर हमास का हमला नृशंस था, लेकिन इजरायल की जो प्रतिक्रिया है उससे इजरायली और फलस्तीनियों की पीड़ा कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इजरायल के पुलिस प्रमुख कोबी शप्ताई ने कहा है कि इजरायल में गजा के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों के लिए शून्य सहनशीलता होगी। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों को घिरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में भेजने की धमकी भी दी थी। शप्ताई की टिप्पणियां मंगलवार को इजरायली पुलिस के टिकटॉक चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में आई हैं। इजरायली मीडिया ने इसे बुधवार को तब उठाया जब पुलिस ने गजा के समर्थन में हाइफा में एक रैली को भंग किया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शप्ताई ने कहा कि जो कोई भी इजरायली नागरिक बनना चाहता है उसका स्वागत है, जो कोई भी गजा के साथ अपनी पहचान बनाना चाहता है उसका भी स्वागत है। मैं उसे अभी वहां जाने वाली बसों में बैठा दूंगा।
गजा में इजराइल के युद्ध का विरोध करने और तत्काल युद्ध विराम की मांग करने के दौरान 2 दर्जन रब्बियों सहित 500 अमेरिकी यहूदियों को यूएस कैपिटल वाशिंगटन में गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी वॉइस नामक संगठन के लोगों ने हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर युद्ध के खिलाफ काफी देर तक प्रदर्शन किया। जब ये लोग निर्धारित जगह से आगे बढ़े तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी वॉइस ने आरोप लगाया कि कैपिटॉल पुलिस ने उनके बैनर, पोस्टर फाड़ दिए। इन पर अंग्रेजी के अलावा हिब्रू में अभी युद्ध विराम लिखा था। प्रदर्शनकारियों ने मैचिंग शर्ट पहनी हुई थी जिन पर लिखा था हमारे नहीं, यानी जो गजा में हमले कर रहे हैं वो हमारे यहूदी नहीं हैं। इस ग्रुप ने नारेबाजी भी की, अब युद्ध विराम करो। इन लोगों ने शोफर बजाया और हिब्रू प्रार्थनाएं भी की। अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें गजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की बात कही गई थी। ब्राजील ये प्रस्ताव लाया था। पहले तो किसी न किसी बहाने से प्रस्ताव पर मतदान में 2 बार देर हुई। खैर, बुधवार को 12 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि रूस और ब्रिटेन गैर हाजिर रहे। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, यानी अधिकांश सदस्य देशों की सहमति के बावजूद यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता था। बहरहाल, मिस्र ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आग्रह पर राफा बॉर्डर खोलने की घोषणा की है, जिसके जरिए 20 ट्रक मानवीय सहायता गजा भेजी जाएंगी। हालांकि इसकी शुरुआत शुक्रवार 20 अक्टूबर से हो पाएगी। मंगलवार को गजा के एक अस्पताल पर हुए हमले और इसमें करीब 500 लोगों की मौत के बाद बुधवार को पूरे मध्य पूर्व में लोगों का आक्रोश दिखा। इस इलाके के कई देशों में आम लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और फिलिस्तीन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। अल जजीरा की वेबसाइट के मुताबिक गजा पट्टी में एक अस्पताल पर हमले और इसमें करीब 500 लोगों की मौत के विरोध में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में हजारों लोगों ने रैली निकाली। क्रोध दिवस के आह्वान के बाद लेबनान, जॉर्डन, यमन, मिस्र, ट्यूनीशिया और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लोग अल अहली अरब अस्पताल पर हमले की निंदा करने और गजा में फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए बुधवार को सड़कों पर उतर आए। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूस गजा पट्टी के लोगों के लिए 27 टन मानवीय सहायता, जिसमें ज्यादातर खाद्य आपूर्ति होगी, उसको वितरित करेगा। बता दें, सामान ले जाने वाला एक विमान मिस्र गजा राफा क्रॉसिंग से लगभग 50 किलोमीटर दूर उत्तरी सिनाई में मिस्र के एक शहर एल एरिश की ओर जा रहा है। ये कदम मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा गजा के साथ अपने देश की सील की गई सीमा को फिर से खोलने और मानवीय सहायता सामग्री ले जाने वाले 20 ट्रकों को पार करने की अनुमति देने पर सहमति के बाद आया है। इजराइल के जमीनी हमले की आशंकाओं के बीच फलस्तीनी गजा पट्टी से सुरक्षित बच निकलने के लिए राफा क्रॉसिंग पहुंच रहे हैं। राफा क्रॉसिंग गजा पट्टी के दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। यह गजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ता है। गजा पट्टी क्षेत्र में इसके अतिरिक्त इरेज और केरेम शलोम नामक 2 अन्य बॉर्डर क्रॉसिंग हैं। इनमें से इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गजा को इजराइल से जोड़ता है। केरेम शलोम भी इजराइल और गजा के बीच स्थित क्रॉसिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इजराइल के हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से ये दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।